हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हो गई है 15 दिसंबर। कल आपका दिन और पेंडिंग रहा है। नेक्स्ट आपके संडे के दिन जो आपका एग्ज़ाम है IKDRC कैंडिडेट्स का एंड BMC जो कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स और जो मेंबर्स बने हैं वाइटल नर्सिंग एकेडमी के, वो सभी सेलेक्ट हों। ठीक है। और उस सिलेक्शन के लिए आपको जो स्ट्रेटेजी और जो कंटेंट और जो भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट टू कंटेंट था, जो जो आपके प्लानिंग थी, ठीक है, वो सभी अब आपके मतलब लास्ट स्टेज में है। तो ये वीडियो जब तक आप देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जब आप देखेंगे तो तब तक आपका एक चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। जो आज का पेपर है ये है वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो 2019 में एग्जाम लिया था स्टाफ नर्स का, उसका ये पूरा पेपर है। और पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन करूंगा 100 क्वेश्चंस का आज के क्लास में। सेकंड चीज़ ये है कि जो वाइटल नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर कल यानी 16 दिसंबर को हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप IKDRC और VMC के दोनों के पेपर्स को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो वीडियो शूट होगा। ठीक है। एंड देन 17 दिसंबर को IKDRC के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो हमें अपना पेपर्स के जो भी क्वेश्चंस है या फिर वो जो पेपर है वो हमें सेंड करें। और PMC के कैंडिडेट्स जो हैं, तो मेरी आपसे ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि 17 दिसंबर को हम जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा, विथ इन आपके कुछ टाइम बाद ही आप यूट्यूब चैनल चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एज सुन एज उस पूरे पेपर्स को आपका क्लियरेंस ज़रूर देंगे। ठीक है। और पूरा भी नहीं तो नर्सिंग्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरी तरीके से कुछ सॉल्यूशन उनका क्लियर आउट करेंगे यहीं पे, जिससे क्या एनालिसिस आप लगा सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि IKDRC के कैंडिडेट्स की तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी, BMC के भी कुछ एस्पायरेंट्स हैं उनकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी होंगी। तो आप सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक। एंड क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। और जो कैंडिडेट जामनगर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और निमांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, निमांस का तो 17 तारीख का ही है, तो वो उन कैंडिडेट्स को भी बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और देखिए, आगे आने वाली जो भर्तियां हैं जैसे GMRS की भर्ती है, जामनगर की भर्ती है, अहमदाबाद से भर्ती है, सूरत से भर्ती है, और PSSB की जो भर्ती होने वाली है उनके लिए स्पेशली क्रैश कोर्स भी चलाए गए हैं। जो आपके हमारे जो ये ऐप वाइटल नर्सिंग एकेडमी का जो ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं रखी गई है। और जो नीडी कैंडिडेट्स होंगे उनको हम हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी वो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बस आप पढ़ते रहें। और इस तरह से भी नहीं पढ़ना है कि पूरा घोल के पी जाना है। देखिए, घोल के पीने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। एंटीडोट सबके पास है। तो पीना वही है जो कंटेंट हमारे लिए यूज़फुल है। ऐसा ही बॉडी के लिए होता है कि भाई हमें खाना भी वही चीज़ जो हमारे खाने मतलब बॉडी के लिए सूटेबल हो, जिसके लिए बैलेंस डाइट देते हैं, न्यूट्रिटिव डाइट होनी चाहिए। ठीक है। अब आप अटरम सटरम कुछ भी खाइए तो उसका कोई सेंस नहीं है बॉडी पे। वो मतलब जो गुड इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, कैसा आएगा, बैड इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाह रहा था। कल जो पार्ट बी मैंने सोल्व करवाया था गुजरात बोर्ड का जो पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन नंबर है 119 करके। और उसमें कृदंत से कोई क्वेश्चन था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था तेने वाचपणु निश्चय क्रियो बराबर। उसमें कृदंत आपसे पूछा गया था। तो कृदंत के लिए जो मैंने आंसर दिया है भविष्य कृदंत। ठीक है। तो आपको याद रखना है उसमें वो आंसर नहीं आएगा। भविष्य कृदंत आंसर उसका गलत है। भविष्य कृदंत में नार जो वर्ड होता है वो मेंशन होता है, तो अपन कृदंत उसको मानते हैं। और उस जो वो जो सेंटेंस था तेने वाचवाणो निश्चय करो बराबर, तो वानो जो उसमें आया है, ठीक है, वानो जो उसमें आया है, वानो वानी या वानु,
तो ये जो है ये सामान्य कृदंत के लिए यूज होते हैं, जिसको अपन विध्यर्थ कृदंत भी बोलते हैं, बराबर। तो उसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्लियरेंस को आप क्लियर कर लें। और देखिए वो क्या है, सब्जेक्ट मेरी है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने जितनी मैंने मेरे पास मतलब एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज है, उसके हिसाब से मैंने सॉल्यूशन उसका दिया था। लेकिन एक टीचर की हम्बल यही प्रायोरिटी रहती है कि रॉन्ग कंटेंट आप तक ना पहुंचे, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता चला, तो एक एक कमेंट में मेरे को पता चला था, तो जैसे ही वो कमेंट मुझे मिला तो मैंने उसको फिल्टराइज किया और एनालिसिस करने के बाद उसका आंसर मैंने पुट कर दिया है। तो आप उसे मैं सही कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। क्लास का आज आपका जो पहला टॉपिक है, सॉरी पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएमसी एक्ट इज, ठीक है। जीपीएमसी एक्ट का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है, ठीक है। तो जीपीएमसी की फुल फॉर्म देखिए क्या है, गुजरात प्रोविजनल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, गुजरात प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, गुजरात प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस कॉरपोरेशन एक्ट और गुजरात प्रोविंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज कमीशन एक्ट। देखिए ये आपको याद रखना है, इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बी, यानी गुजरात प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर जीपीएमसी एक्ट द चैप्टर विच आउटलाइन सैनिटरी प्रोविजन। तो सैनिटरी प्रोविजन जो जीपीएमसी एक्ट में रखे गए हैं, वो चैप्टर जो है वो है आपका 10-18, ठीक है। यानी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका रहेगा ए ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एज पर जीपीएमसी एक्ट द कॉरपोरेशन हैज टू प्रोवाइड फॉर डिस्पोजेबल ऑफ। और हाँ, देखिए मेरे पास एक कमेंट्स हो रहा था कि बीएमसी इस बार जीपीएमसी के एक्ट के क्वेश्चन देगी या नहीं देगी। तो देखिए आपके सिलेबस में उन्होंने पहले ही मेंशन किया है कि जीपीएमसी का कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। 2019 में सिलेबस में इन्होंने जीपीएमसी मेंशन किया था, इसलिए इन्होंने जीपीएमसी के 10 क्वेश्चन रखे थे। इस बार 2023 में इन्होंने जीपीएमसी को रखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, गुजराती लिटरेचर, जीके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो 30 क्वेश्चंस जो हैं आउटर आपके सब्जेक्ट के, वो आपको देखने को मिलेंगे। और 70 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके नर्सिंग के होंगे, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, फिर भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इसलिए मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एज पर जीपीएमसी एक्ट द कॉर्पोरेशन हैज टू प्रोवाइड फॉर डिस्पोजेबल ऑफ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जीपीएमसी एक्ट के थ्रू कॉर्पोरेशन जो है वो डिस्पोजेबल के लिए जो वेस्ट होता है उस क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो देखिए डस्ट, आस, रिफ्यूज और डेब्रिस, इनको वो डिस्पोज करती है। ट्रेड रिफ्यूज, एक्सक्रीमेंटेशन एंड पोल्यूटेड जो वाटर होता है उसको भी करती है। और क्रिशेड ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है, क्रिशेस ऑफ डेड एनिमल्स, तो इनको भी करती है। यानी सारे ही ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी। जितने भी डेड पार्टिकल्स वगैरह हैं, डस्ट है, आस है, रिफ्यूजेज वगैरह हैं, डेड एनिमल्स बॉडी हो गई, ये सब जो एक्ट हैं जो किसके द्वारा होते हैं, जीपीएमसी एक्ट के थ्रू कॉर्पोरेशन के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज पर जीपीएमसी एक्ट कमिश्नर हैज पावर टू इंस्पेक्ट प्रीमिसेस फॉर सैनिटरी पर्पज अंडर विच सेक्शन। कमिश्नर के पास जीपीएमसी एक्ट के थ्रू वो कौन सी पावर होती है जिसके थ्रू वो सैनिटरी पर्पज के हिसाब से इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। विच सेक्शन, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, जीपीएमसी का वो कौन सा सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग ये वो कर सकते हैं। तो याद रखिए ये सडन जो इंस्पेक्शन सैनिटरी पर्पज का है, तो इसका राइट आंसर 296 जो सेक्शन है उसके थ्रू कमिश्नर जो है उसके पास ये पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर द जीपीएमसी एक्ट पावर आर प्रोवाइड इन केस ऑफ डेंजरस डिजीज। अगर मान के चलिए जिस एरिया का कॉरपोरेशन बाउंड्री में जो एरिया आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जीपीएमसी के अकॉर्डिंग कौन सी पावर होती है या किन व्यक्तियों के पास पावर होती है, केस कौन से हैं डेंजरस, अगर डिजीज अगर स्प्रेड हो रही है तो किस किस के पास पावर होती है कि उनको
कंट्रोल किया जाए या अंडर में लिया जाए, ठीक है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, जिसको अपन MOH बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूजुअल टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इवेंट, तो आप सभी को पता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 21 डेज, ये आपको याद रखना है। बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिटेशन जो है वो 21 डेज है। और मैरिज के लिए कितना है, तो मैरिज के लिए आपको याद रखना है, मैरिज के लिए है 30 डेज, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज है। नेक्स्ट देखिए, एज पर GPMC एक्ट रिटन परमिशंस फ्रॉम कमिश्नर इज रिक्वायर फॉर, कमिश्नर्स की रिटन परमिशंस किन किन कामों के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। तो देखिए, बायरिंग ब्यूरिंग ऑफ डेड बॉडी एट अनरजिस्टर्ड प्लेस, अगर आपको डेड बॉडी को ब्यूरिंग करना है अनरजिस्टर्ड प्लेस में तो भी आपको कमिश्नर की रिटन परमिशन चाहिए। एक्सह्यूमेशन ऑफ डेड बॉडी तो भी चाहिए। और मेकिंग ए वॉल्ट या ए ग्रेव, अगर आप बना रहे हैं, कोई ग्रेव बना रहे हैं एट ए प्लेस क्लोज फॉर डिस्पोजेबल ऑफ द डेड, तो यहाँ भी अगर आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप कोई ग्रेव बना रहे हैं वो भी ऐसी जगह में जो क्लोज हो चुकी है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर GPMC एक्ट पावर टू ऑर्डर डिमोलिशन, ठीक है, ऑफ इनसैनिटरी बिल्डिंग लाई विद द, तो देखिए किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिशन करने के लिए पावर जो चाहिए होती है या जो ऑर्डर चाहिए होता है वो किसके अंडर में होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो अंडर ऑर्डर किसके होता है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर इज द राइट आंसर, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए, डिमोलिशन का मतलब क्या होता है, ध्वस्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडर द GPMC एक्ट द फॉलोइंग ऑफर्स, GPMC एक्ट के अंडर में द फॉलोइंग ऑफर्स, कौन कौन से वो फॉलोइंग ऑफिसर्स हैं जो कैरी आउट करते हैं ड्यूटीज को असाइंड बाय म्युनिसिपल कमिश्नर एक्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडर द GPMC एक्ट, ठीक है, अंडर द GPMC एक्ट द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैरी आउट ड्यूटी असाइंड बाय म्युनिसिपल कमिश्नर एक्सेप्ट, नीचे दिए गए जो ऑफिसर्स रैंक है ये आपसे पूछ रहे हैं कि कमिश्नर के द्वारा वो कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी कमिश्नर के द्वारा क्या की जाती है, असाइंड की जाती है, एक्सेप्ट यानी एक पोस्ट ऐसी है जो कमिश्नर के द्वारा असाइंड नहीं की जाती है। तो देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर भी होता है, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर भी होता है और चीफ अकाउंट ऑफिसर भी होता है, लेकिन चीफ ऑडिटर जो पोस्ट है वो नहीं आएगी, तो ये आपको याद रखना है, ये इनके अंडर में नहीं आती है अकॉर्डिंग टू GPMC एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द केस ऑफ इन है ये, इन केस ऑफ डिजीज आउटब्रेक, यानी डिजीज आउटब्रेक हुई है किसी एरिया में जहाँ के कमिश्नर में इम्पोज स्पेशल मेजर फॉर कंट्रोल विथ सैंक्शन फ्रॉम, ठीक है। तो किसी भी एरिया का जो कमिश्नर होता है और उस एरिया में अगर कोई भी डिजीज आउटब्रेक हुई है तो वहाँ पे स्पेशल मेजर्स को कंट्रोल करने के लिए जो सेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जिस स्टेट के अंदर वो एरिया है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है यहाँ पे सी आएगा, जिस स्टेट के अंदर वो एरिया है कॉरपोरेशन का और वहाँ के कमिश्नर को अगर उस कंडीशंस को कंट्रोल करना है तो जो स्पेशल मेजर्स के लिए जो सैंक्शनिंग चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी वे कैन ए बैट्समैन लॉस हिज विकेट, ठीक है। तो कितने तरीके होते हैं बैट्समैन को विकेट लॉस करने के लिए, तो आपको याद रखना है 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट वर्ड ऑफ द सिंपैथी, ठीक है। तो द अपोजिट वर्ड ऑफ द सिंपैथी इज, सिंपैथी का अपोजिट वर्ड कौन है, तो आपको याद रखना है अपैथी यानी लॉस ऑफ इमोशन,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए। लॉस ऑफ सिंपैथी, सॉरी सिंपैथी का अपोजिट पूछा है आपसे। ठीक है, तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। अपैथी का मतलब हो गया, अपैथी का मतलब लॉस ऑफ इमोशन, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी इमोशंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिंपैथी का अपोजिट वर्ड क्या है, अपैथी है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंडिंग द रिलेटेड वर्ड। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आपको जो वर्ड दिया गया है उससे रिलेटेड आपको वर्ड देखना है। अब जैसे कैसे, थंडर यानी तूफान, तूफान के साथ बारिश होती है। तो नाइट के साथ कौन होगा, तो डार्कनेस होगा। ठीक है, डे होता नहीं है, डस्क भी नहीं होगा, इवनिंग भी नहीं होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये रीजनिंग में आते हैं। विच बैंक इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, यानी बैंकों के ऊपर भी जो बैंक होता है उसको कौन सा बैंक कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, बॉम्बे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ है इसका, मुंबई, याद रखना है। ठीक है, एचओ। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर एट विच बोथ आर, यानी फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड जो स्केल है वो दोनों ही सेम वैल्यू कहाँ हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेम्परेचर जो होता है स्केल दो, एक तो होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है सेंटीग्रेड, दोनों ही जो स्केल हैं वो सेम वैल्यू पे कहाँ हो जाते हैं, तो -40। और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रखना है। विच सिटी इज द वर्ड हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशंस, तो आपको याद रखना है, हाईएस्ट पॉपुलेशंस की बात करें वर्ल्ड में, कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशंस है, तो आपको याद रखना है टोक्यो इज द राइट आंसर इज ए। और टोक्यो कहाँ है, जापान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच फॉरेन कंट्री इज द क्लोजेस्ट, विच फॉरेन कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। ठीक है, तो अंडमान जो आइलैंड होता है उसके क्लोजेस्ट में कौन सी कंट्री है जो क्लोज है, तो अंडमान आइलैंड के क्लोज में कौन है, तो म्यांमार, याद रखना है, बी इज द राइट आंसर होगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टोमक। तो शॉर्टेस्ट पार्ट आपसे पूछा गया है ह्यूमन इंटेस्टाइन का, जो कि नेक्स्ट होता है स्टोमक के बाद, यानी स्टोमक जहाँ पे खत्म होता है उसके बाद ह्यूमन इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो शॉर्टेस्ट होता है, तो याद रखना है आपको, ड्यूडिनम इज द राइट आंसर इज डी। क्लियर, स्टोमक जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद में कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, तो इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं ड्यूडिनम, और ये शॉर्ट होता है। क्वेश्चन देखिए, बाई वोम वाज जीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। तो देखिए, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ये ऑप्शन सारे ही अनरिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीन सबसे पहले किसने, तो आपको याद रखना है, तो जीन जो है वो सबसे पहले आपको याद रखना है ग्रेगर मेंडल ने जो है वो डायग्नोस किए थे। ग्रेगर मेंडल ने किस में किए थे, तो पी प्लांट में किए थे, याद रखना है। और कब किए हैं, तो ये जो प्रोसेस हुआ था वो 1856 से लेके 1865 के बीच में हुआ था। ग्रेगर मेंडल ने जीन को आइसोलेट किया था सबसे पहले, याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट आइसोलेटेड, क्वेश्चन भी आपसे ही पूछा गया है कि जीन को फर्स्टली आइसोलेटेड किसने किया है, तो ग्रेगर मेंडल, जो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चन को क्रॉस माना गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, लुईस पास्चर ने जो थ्योरी दी थी वो जर्म थ्योरी दी थी, याद रखना है। लुईस पास्चर ने कौन सी थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी दी थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
टू होम is the chief minister of state responsible? To whom chief minister of state responsible? तो आपको पता है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जो एक स्टेट का रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन हो सकता है? तो चीफ मिनिस्टर्स का जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा। स्टेट का जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है? गवर्नर। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन रहता है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय। तो आपको याद रखना है ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? स्पाइगनोमेनोमीटर से। ये आपको राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी। नेक्स्ट है ईसीजी के बारे में इन्होंने पूछा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसका फुल फॉर्म है ये क्या करती है? तो रिकॉर्डिंग ब्रेन वेव एक्टिविटी नहीं करती है, रिकॉर्डिंग पेरिस्टालसिस नहीं करती है। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी को कौन करती है? ईईजी करती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, और रिकॉर्डिंग हार्ट एक्टिविटी इज द राइट आंसर। तो सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ईईजी जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी को कवर करती है या रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पेशेंट है जो प्रोग्रेस कर रहा है फ्रॉम प्री एक्लेम्सिया से लेके एक्लेम्सिया में। ठीक है, अब प्री एक्लेम्सिया में आपको प्रोटीन यूरिया वगैरह दिखता है, हाइपरटेंशन वगैरह दिखता है। एक्लेम्सिया में कौन आ रहे हैं? फिट्स आ जाते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो लेडी है वो प्री एक्लेम्सिया से कन्वर्ट हो रही है किसमें? एक्लेम्सिया में। तो फर्स्ट एक्शन आपका क्या रहेगा? तो याद रखना है जब भी फिट्स आते हैं तो प्रायोरिटी हमारी किस पे रहती है? और एयरवे पे रहती है। प्रायोरिटी किस पे रहती है? एयरवे पे। क्यों रहती है? कि अगर उसने एस्पायरेट कर लिया तो याद रखना है दिक्कत और बढ़ जाएगी फ्लूइड को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लियर एंड मेंटेन ओपर एयरवे। ये तो आपका रहेगा फर्स्ट एक्शन। देन उसके बाद सेकंड एक्शन आपका रहता है एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट आईवी, यानी आपको MgSO4 देनी है। क्यों? क्योंकि एक्लेम्सिया की डीओसी कौन है? यही है। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो आप क्या देंगे एंटीडोट में? तो एंटीडोट में आप देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट याद रखना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले एस्पायरेशन से व्यक्ति को बचाना है तो आपको उसका एयरवे जो है वो ओपन रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा बी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे देखा जाएगा तो फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट देंगे फिट से प्रिवेंट करने के लिए। कोलेसिस्टोग्राफी जो है, ठीक है, इज परफॉर्म। ठीक है, कोलेसिस्टोग्राफी जो है वो परफॉर्म की गई। देखिए जो कोलेसिस्टोग्राफी जो है वो परफॉर्म की गई है। कोलेसिस्टोग्राफी जो है वो परफॉर्म की गई है किस लिए? तो क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूडिनम। तो सबसे पहले आपको वर्ड का पता होना चाहिए कोलेसिस्टो किसके लिए है। तो कोलेसिस्टो आपको याद रखना है गॉल ब्लैडर के लिए होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के लिए। तो ड्यूडिनम यहाँ है गलत आंसर। डायटेक्ट कंडीशन स्टोमक नहीं है, गैस्ट्रिक आता है, नन ऑफ दीज ऑप्शन ही नहीं है। डायग्नोस स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाइट प्रिस्क्राइब की जा रही है किसके लिए? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के क्लाइंट के लिए। डाइट जो है वो प्रिस्क्राइब करना है आपको किसके लिए? ऐसे पेशेंट्स के लिए जिसको माल एब्जॉर्प्शन का क्या है? सिंड्रोम है। ठीक है, तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में आपको पता है लैक्टोज जो है वो नहीं देते हैं और ग्लूटीन वाली डाइट नहीं देते हैं। ये आपको याद रखना है, ग्लूटीन डाइट जो है वो कभी भी नहीं दी जाती है, ना लैक्टोज दिया जाता है ना ही ग्लूटीन फ्री डाइट। ठीक है, तो विटामिन B12 तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, फोलिक एसिड भी नहीं। ग्लूटीन फ्री डाइट पेशेंट प्रेस्क्राइब है माल एब्जॉर्ब सिंड्रोम, ग्लूटीन फ्री डाइट आप यहाँ दे सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया है माल एब्जॉर्प्शन में जो है वो फैट का जो है वो फैट होगा, सॉरी लैक्टोज और ये जो ग्लूटीन जो कंटेंट होते हैं ये क्रिएट करते हैं इस प्रॉब्लम को, और जिससे क्या है न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता है, बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्लूटीन फ्री डाइट देंगे जिससे ये जो कंडीशंस है वो थोड़ी बहुत इम्पैक्ट नहीं होगी। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन में आप ग्लूटीन फ्री डाइट दे सकते हैं और ये जो डाइट है ये नहीं देनी है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए पेशेंट, पोजीशन से क्वेश्चन है, व्हेन ए पेशेंट यानी एक व्यक्ति जो है वो लाइज होता है, लेटता है, हिज बैक यानी बैक के सपोर्ट में,
और एक पिलो यानी वन पिलो अंडर द हेड इज कॉल्ड, तो अंडर हेड उसके एक पिलो है यानी ये व्यक्ति है, ये उसका सिर है और यहाँ उसके एक पिलो है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर आप पिलो लगाएंगे तो व्यक्ति का जो सिर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप पिलो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड होगा उसका, ठीक है। तो अब देख लीजिए जेनोपेक्टोरल किसको बोलते हैं, तो नी चेस्ट को बोलते हैं, याद रखना है आपको। नी चेस्ट का दूसरा नाम क्या है, जेनोपेक्टोरल है। और ये ज़्यादातर किस में देते हैं अपन, ये आपको याद रखना है। नी चेस्ट जो पोजीशन है या जेनोपेक्टोरल जो है वो रेक्टल एग्जामिनेशन में भी देते हैं। मैं बताऊं आपको ज़्यादातर पूछी जाएगी, तो आपको याद रखना है अम्लाइकल कोड प्रोलेप्स में देते हैं, ये आपको याद रखना है। अम्लाइकल कोड प्रोलेप्स में क्वेश्चन ये बहुत हिट है, बार बार पूछा जाता है। अम्लाइकल कोड प्रोलेप्स की कंडीशन में आप जेनोपेक्टोरल या तो ऑप्शन में होगा या नी चेस्ट होगा, ज़्यादातर नी चेस्ट आपको देनी है। लिथोटोमी अपन देते हैं नॉर्मल लेबर में और वेजाइनल एग्जामिनेशन में, नॉर्मल लेबर में भी दे सकते हो, वेजाइनल एग्जामिनेशन में भी दे सकते हो। ट्रेंडलरबर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, शॉक की कंडीशन में भी आप दे सकते हो। इरेक्ट जो पोजीशन है वो इसका राइट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि और देखिए इस जो पोजीशन है ना इसको अपन वैसे बोले तो रोज पोजीशन बोलते हैं, याद रखना है आपको, रोज पोजीशन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इस ये देते किस में है तो आपको याद रखना है ये जो पोजीशन है वो दी जाती है ट्रेकियोस्टोमी में, जब अपन ट्रेकियोस्टोमी करते हैं ट्रेकिया में तब दी जाती है। हाइपर एक्सटेंडेड किया जाता है ताकि यहाँ पे जैसे ही पिलो लगाया जाएगा तो जो नेक का पोर्शन है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है हाइपर एक्सटेंड करने के लिए देते हैं, वन पिलो लगाया जाता है अंडर द हेड और ये देते हैं ट्रेकियोस्टोमी में, इसको रोज पोजिशन के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो कौन सी पोजीशन, फिर से पोजीशन पे क्वेश्चन है। द पोजीशन यूज टू असेस, क्या असेस करना है, एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, तो आपको पता है हिप किस तरफ होता है, बैक साइड होता है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे उसको, एब्डोमेन के सपोर्ट पे पोजीशन दोगे, लाई ऑन एब्डोमेन, लाई ऑन एब्डोमेन, ठीक है। अब लाई ऑन एब्डोमेन अपन कौन सी पोजीशन में देते हैं, तो प्रोन में देते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, जब भी तो आप असेस कर पाओगे हिप का एक्सटेंशन, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन यहाँ पे राइट रहने वाली है। सुपाइन आपको मैंने बता रखा है वाइटल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट देने के लिए इंपॉर्टेंट है, सिटिंग भी वाइटल साइन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डोर्सल रिकमेंड जो है वो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना है, फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज, ठीक है, तो आपको याद रखना है देखिए दो सिचुएशंस मैं आपको बताता हूँ, एक तो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, एक तो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एक होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपने ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज यानी ब्लड यूनिट को आपने, जो ब्लड की यूनिट है इसको आपने कर दिया है रैपिडली एडमिनिस्टर, यानी रैपिडली आपने क्या किया है, एडमिट किया है या एडमिनिस्टर किया है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है, क्या कोज होने वाली है, तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ये डिक्रीज हो जाता है, मैग्नीशियम ये भी डिक्रीज हो जाता है और पोटेशियम जो है वो बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी हाइपोकैल्सी में होगा, हाइपोमैग्नीशियम में होगा और हाइपर केली में होगा, जो ऑप्शन आपके सी और डी बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तो होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन, लेकिन यहाँ बोला है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट, अब देखिए यहाँ पे मैसिव वर्ड भी यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए मैं आपको ये कंक्लूजन क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैसिव अगर आपसे पूछे कि एक मतलब एक यूनिट से ज़्यादा अगर आपने ब्लड यूनिट डोनेट किया है शॉर्ट टाइम में, या आपने पेशेंट को चढ़ाया है, जैसे मान के चलिए 2 या 3 यूनिट आपने चढ़ा दी है शॉर्ट टाइम में, एक होल ब्लड यूनिट चढ़ाने के लिए कितना टाइम चाहिए, आपको याद रखना है। अगर आपको आरबीसी चढ़ानी हो या होल ब्लड की अगर यूनिट चढ़ानी हो, एटलीस्ट आपको 4 आवर का टाइम तो लगना ही चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, ठीक है। मैं देखिए क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए गलत नहीं करना है। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन
ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद तो आपको याद रखना है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियम है और हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम बढ़ता है, कैल्शियम घटता है, और कैल्शियम घटेगा तो मैग्नीशियम भी घट जाएगा। लेकिन अगर आपने एक से अधिक यूनिट पेशेंट को चढ़ाई है शॉर्ट टाइम में, तो फिर आपको कंडीशन देखने को मिलती है हाइपोकैलेमिया की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वाशियोर कोर क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया था प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ये होता है क्वाशियोर कोर, एक होता है मेरास्मस। क्वाशियोर कोर में आपको ज्यादातर जो केसेस देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेगा इडिमा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, फ्लैग हेयर, सॉरी, फ्लैग हेयर साइन आपको किस में देखने को मिलते हैं? फ्लैग हेयर, ठीक है। फ्लैग एयर का मतलब हो गया झंडा जैसे होता है ना, फ्लैग जिसको बोलते हैं अपन, तो फ्लैग एयर झंडे जैसे बाल हो जाते हैं। तो ये आपको क्वाशियोर कोर में ही देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाशियोर कोर अकर्स व्हेन द डाइट इज सीवियरली डेफिशिएंट, तो आपको याद रखना है, मैंने बताया था क्वाशियोर कोर हमेशा प्रोटीन से कमी से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कैलोरी यानी एनर्जी, इसकी कमी से कौन होगा? तो मैरास्मस होता है। कौन होता है? मैरास्मस, जिसमें व्यक्ति की जो मसल्स है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती है। याद रखना है, पतला सा व्यक्ति देखने को मिलेगा आपको, माल नरिश जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन डीएम से है। इन द डाइट ऑफ डायबिटिक क्लाइंट, ठीक है, इन द डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट द रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इंटेक शुड प्रिफरेबली बी इन द फॉर्म ऑफ। कैसे क्वेश्चन है, डीएम का पेशेंट है, आपको देना है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म जो है वो डीएम पेशेंट के लिए सुटेबल होती है? तो आपको याद रखना है पोलोसैकेराइड। राइट आंसर रहेगा। डीएम के पेशेंट को हमेशा पोलोसैकेराइड देना चाहिए, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरएक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटरएक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम बनाया गया था किनके लिए? एजुकेशन के लिए, जिसमें इंक्रीज होता है टीचर का इफेक्टिवनेस वाज डेवलप। अब ये जो थेरेपी बनाई थी, ये थ्योरी जिसने बनाई थी, ठीक है, ये किसने बनाई थी? तो आपको याद रखना है डॉक्टर नील ए फ्लेंडर, यानी राइट आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, और इसमें होता क्या है तो आपको याद रखना है, ये मीजर करती है वर्बल बिहेवियर ऑफ, मीजर करती है वर्बल बिहेवियर ऑफ, वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स, वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स। ठीक है, टीचर्स के वर्बल बिहेवियर को पता करने के लिए, मेजर करने के लिए इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम बनाया गया था एजुकेशन में, जो फ्लेंडलर ने बनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था बीएमसी में, उन्होंने रिसर्च स्टेटिक्स एजुकेशन के क्वेश्चन दिए हैं नर्सिंग में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टीचिंग मेथड है, बराबर है, इन विच स्टूडेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं टू डू क्रिटिकल थिंकिंग। किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को सोचा जा सकता है? थ्रू द डिस्कशन। अब यहाँ समझने की बात है, डिस्कशन से एक तो, सेकंड चीज इंटरेक्शन से, और डेवलप करते हैं हायर एनालिटिकल कॉग्निटिव स्किल्स। तो आपको पता है, ऐसा आपको सिस्टम बताना है, ऐसी थेरेपी बतानी है, या ऐसा मेथड बताना है टीचिंग का जिसमें डिस्कशन भी हो और इंटरेक्शन भी हो। तो आप देख लीजिए, लेक्चर में तो होता नहीं है, क्योंकि ये तो वन साइड वे है। वन साइड क्या है? कम्युनिकेशन है। यहाँ पे सिर्फ टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं, यानी यहाँ डिस्कशन होता है नहीं। पैनल डिस्कशन में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 8 से 10 ही लोग होते हैं, याद रखना है। 8 से 10 पीपल्स जो हैं वो पैनल में होते हैं, यही डिस्कस करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये भी नहीं होगा, सिम्पोजियम में भी नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सेमिनार। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैनल डिस्कशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप मेंबर के बारे में। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड ऑफ टीचिंग वुड, देखिए फिर से टीचिंग मेथड का क्वेश्चन आया है। वुड मोस्ट सुटेबल होता है किसके लिए? टीच करने के लिए नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। किसी बच्चे की आपको नर्सिंग केयर के बारे में टीचिंग करवानी है, और वो बच्चा किस चीज़ का है? मेंटल रिटार्डेड यानी एमआर का है। याद रखना है, एमआर का बच्चा है, और उसको आपको क्या करवानी है, सॉरी, उसकी आपको नर्सिंग केयर करनी है। इससे रिलेटेड आपको टीचिंग प्रोवाइड करनी है, किनको?
बच्चों को फॉर ए क्लास ऑफ 100 नर्सिंग स्टूडेंट हैं जिनको आपको मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड एक बच्चा है जिसकी नर्सिंग केयर के बारे में आपको टीचिंग करवानी है। तो किस तरह से आप करवाओगे बताइए। ग्रुप डिस्कशन होगा यहाँ पे, लेक्चर कम डिस्कशन होगा, यानी लेक्चर भी होंगे डिस्कशन भी होगा। वेब बेस्ड लर्निंग तो ये बिल्कुल गलत है, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, याद रखना है। ग्रुप डिस्कशन में यहाँ नहीं होगा, क्यों? यहाँ पे मेंटल रिटार्ड एक बेबी है, नर्सिंग केयर प्लान है, इसका मतलब है आपको पता है केयर करनी है तो यहाँ पे असेसमेंट होगा, डायग्नोसिस होगी, प्लानिंग बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज होती है, कौन सी होती है? यहाँ क्यूरोसिटियाँ होंगी, क्लियरेंस होंगे, सवाल होंगे, जवाब होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से यहाँ पे टीचिंग की यूज की जाती है, जिससे ही बच्चे जो आपके इतने हैं, ये बच्चे मेंटल रिटार्डेड से रिलेटेड जो बेबी का आप केयर कर रहे हैं, जो प्लान आप बना रहे हैं, असेसमेंट या फिर जो भी आप कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस, वो इन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी समझने के लिए, ठीक है। तो लर्निंग का, टीचिंग का ये बेस्ट मेथड रहेगा इस कंडीशन में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग लर्निंग डोमेन इज ए स्किल डोमेन। देखिए फिर से क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, क्वेश्चन आया है डोमेन पे, और डोमेन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्किल पे। लर्निंग डोमेन पे क्वेश्चन है और नीचे दिए गए कौन सा लर्निंग डोमेन है जो स्किल डोमेन पे डिपेंड है। तो स्किल डोमेन आपको याद रखना है कौन सा होता है, कॉग्निटिव, याद रखना है स्किल कौन सा होता है, कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव किस पे होता है, थिंकिंग पे होता है, ठीक है, थिंकिंग पे होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो कॉग्निटिव इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा सी, स्किल्स पे जो डिपेंड करता है डोमेन वो होता है कॉग्निटिव। नेक्स्ट देखिए, हु प्ले ए प्रोएक्टिव रोल इन काउंसलिंग, ठीक है। अब देखिए काउंसलिंग होती है ना, दो कैंडिडेट होते हैं, एक होता है काउंसलर, एक होता है काउंसलर, एक होता है काउंसेली। एक कौन होता है, काउंसेली, ठीक है। तो एक्टिव रोल कौन करता है और प्रो एक्टिव रोल कौन करता है, इतना सवाल है। तो देखिए एक्टिव रोल तो कौन करने वाला है, तो एक्टिव रोल कौन करेगा, तो आपको याद रखना है काउंसलर करेगा, और प्रो एक्टिव रोल कौन करता है, तो काउंसिल करता है, या फिर अगर टीचर बैठा हुआ है सामने, स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो काउंसिली कौन हो गया है, स्टूडेंट हो गया है, और सॉरी प्रो एक्टिव रोल कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया है, और एक्टिव रोल किसका है, टीचर का है। तो यहाँ पे प्रो एक्टिव रोल आपसे पूछा है काउंसलिंग में, तो ये जो कैंडिडेट है काउंसलर, ये तो है एक्टिव रोल, ठीक है, ये तो है एक्टिव रोल। और काउंसिल जो है, वन ऑप्शन जो आपके सामने है ये वाला ए, ये है आपका ए जो है, ये है प्रोएक्टिव रोल, याद रखना है ये प्रोएक्टिव रोल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फाइनल स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एजुकेशन का है। फाइनल स्टेप्स आपसे पूछी गई है डायरेक्टिव काउंसलिंग की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टिव काउंसलिंग की कितने स्टेज होती हैं, 4 होती हैं। फर्स्ट होती है काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद में फर्स्ट होती है, सेकंड होती है एनालिसिस, फिर होती है थर्ड डायग्नोसिस, एंड लास्ट होती है फॉलो अप। लास्ट कौन सी होती है, फॉलो अप, ठीक है। देख लीजिए कौन सी है, फॉलो अप। तो लास्ट आंसर आपका रहेगा सी। नेक्स्ट देखिए, पर्पज फॉर डीप पाल्पेशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के पाल्पेशन होते हैं, एक तो लाइट होता है, एक डीप होता है। तो डीप किसके लिए करते हैं अपन, तो ऑर्गन्स को आप पता करने के लिए करते हैं, ऑर्गन की लोकेशंस, ऑर्गन्स में कुछ हुआ है, क्या हुआ है, वेरिएशंस वगैरह, तो डीप पाल्पेट करते हैं। और एक होता है लाइट पाल्पेशन, ठीक है। वर्टिगो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिगो किस वजह से हो रहा है, आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। तो वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन, वर्टिगो किसको बोलते हैं, चक्कर आने को, ठीक है। तो वर्टिगो देखिए एक्सटर्नल ईयर की प्रॉब्लम नहीं है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की भी नहीं है, मिडिल ईयर की भी नहीं है। कल ही मैंने पढ़ाया था आपको मैनियार डिजीज, और मैनियार डिजीज में ही सबसे क्लासिकल साइन आपको क्या देखने को मिलता है, वर्टिगो, याद रखना है। मैनियार डिजीज जो कि इनर ईयर की प्रॉब्लम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज ए प्रोटोन पंप इनिबिटर, ठीक है। ये देखिए, तो प्रोटोन पंप इनिबिटर्स में से कौन सी लिस्टेड ड्रग है, तो आपको याद रखना है प्रोटोन पंप इनिबिटर जो ड्रग है, ठीक है। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स में कौन कौन सी है, तो देखिए सुक्रालफेड जो है, ये तो है अल्सर प्रोटेक्टेंट, ये कौन सी है, अल्सर प्रोटेक्टेंट है, याद रखना है। सेकंड चीज मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, इस केस में इसका यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर्स का मोस्ट कॉमन
पॉजिटिव एजेंट कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो आपको याद रखना है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी याद रखना है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है डायग्नोसिस आपसे याद रखनी है इसमें, तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट करता है इसमें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पूछी जाती है आपसे ट्रीटमेंट, तो याद क्या रखना है, ट्रिपल थेरेपी आपसे पूछी जा सकती है। ट्रिपल थेरेपी किस में यूज करते हैं, तो पेप्टिक अल्सर में करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ट्रिपल थेरेपी या फिर आप बोल सकते हो इसको MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी याद रखना, मल्टी ड्रग थेरेपी। और इसमें कौन कौन होती हैं, एक तो होती है एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसको एक होती है एंटीबायोटिक जो कौन सी है, क्लेरिथोमाइसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद में होती है एक PPE होता है, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, ठीक है। और एक होता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल याद रखना है, 3 ड्रग होती हैं का इस्तेमाल किया जाता है ट्रिपल थेरेपी के रोल में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोन पंप इनिबिटर का आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है। तो याद रखना है प्रोटोन पंप इनिबिटर का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सा है, तो फेमोटिडीन और फेमोटिडीन और रेनिटिड दोनों क्या है, एंटासिड है, याद रखना है दोनों क्या है, एंटासिड है। पेंटाप्रोजोल जो है, ओमाप्रोजोल जो है, ये दोनों जिसमें जोल लगा हुआ है, याद रखना है लास्ट में जोल लगा हुआ है, वो सारे प्रोटोन पंप इनिबिटर हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चंस का जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहने वाला है डी, आंसर इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज मेलाइटस इज नॉन मॉडिफाइबल, यानी ऐसा रिस्क फैक्टर जिसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, नॉन मॉडिफाइबल है। तो देखिए एडवांसिंग एज, एज को जो ओल्ड एज की बात कर रहा है, तो ओल्ड एज को आप मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो राइट आंसर आपका इसका क्या रहेगा, यही रहेगा। अगर ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इसने पूछा है तो राइट आंसर आपका ये रहेगा। और अगर ये मॉडिफाइबल पूछता तो राइट आंसर आपका फिर ये भी चला जाता, ये भी मॉडिफाइबल है, फिजिकल इनएक्टिविटी ये भी मॉडिफाइबल है, पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल ये भी मॉडिफाइबल है, याद रखना है। मॉडिफाइबल जो एक्टिविटीज हैं, मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर हैं वो सारे आपके CB है, BB है, DB है। और नॉन मॉडिफाइबल का आंसर आपका रहेगा A, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में एडल्ट में क्या होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी एडल्ट में पूछी गई है, अगर आपसे पूछ ले चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड में आपका आंसर रह जाएगा रिकेट्स यानी C। लेकिन अब आपसे पूछा गया है एडल्ट, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका B, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओस्टियोपोरोसिस किसको कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ बोन, ब्रेकडाउन ऑफ बोन याद रखना है। हेपेटाइटिस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू, ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है वो किसके थ्रू फैलता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो इन्फेक्टेड ब्लड इज द राइट आंसर, बी जो है वो इन्फेक्टेड ब्लड से ही फैलता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ए। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो इससे आपका विटामिन जो है ए, ओ सॉरी, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई याद रखना है, दोनों इस रूट से फैलते हैं। और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन से, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़्यादातर चांसेस पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से किसके होते हैं, तो हेपेटाइटिस सी के होते हैं, याद रखना, हेपेटाइटिस सी के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इज न्यूबॉर्न। क्वेश्चन आया है देखिए फोटोथेरेपी से, फोटोथेरेपी का क्या गोल होता है, तो डिक्रीज सीरम कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, गलत आंसर है। प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, गलत आंसर है, फोटोथेरेपी से तो हाइपरथर्मिया के चांसेस बढ़ते हैं बल्कि, ठीक है, हाइपरथर्मिया चांसेस बढ़ते हैं, याद रखना है, ठीक है। डिक्रीज सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहने वाला है, याद रखना है।
राइट आंसर आपका क्या रहेगा सी। अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो बॉडी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो जो बेबी में आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा जॉन्डिस। ठीक है। और अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है मैं बता चुका हूँ, ये वाटर एंड अनसोल्यूबल होता है, इसलिए वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो फोटोथेरेपी है वो कन्वर्ट करती है कॉन्जुगेटेड में, और कॉन्जुगेटेड जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, याद रखें। यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है, कंजुगेटेड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और फोटोथेरेपी में जो दो लाइट होती है, एक होती है ब्लू और एक होती है वाइट, याद रखना है। एक होती है ब्लू, एक होती है वाइट। ब्लू कितनी होती है, 8 लाइट होती है, ये आपको याद रखना है ब्लू। वाइट लाइट जो होती है वो साइनोसिस को पता करने के लिए होती है। ठीक है, याद रखना है, जिसको आप ब्लू से पता नहीं कर सकते, इसलिए वाइट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अल्फा क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो अल्फा क्रिएटिन जो प्रोटीन है, अल्फा क्रिएटिन नाम की, ये प्रेजेंट होती है स्किन में, यानी राइट आंसर आपका रहेगा डी। और हेयर में भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अलर्ट द नर्स लिथियम टॉक्सिसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिथियम टॉक्सिसिटी अगर किसी व्यक्ति को हो रही है, या आपको पता है लिथियम क्या है, फर्स्ट मैनिक ड्रग है जो मेनिया के केस में दी जाती है। ठीक है। और इसका जो थेरापेटिक लेवल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, 0.8 से लेके 1.2 नैनोग्राम पर एमएल होता है। इसकी वजह से 2 नैनोग्राम पर एमएल जैसे ही हो जाएगा तो ये टॉक्सिसिटी में जाने लग जाएगी। तो टॉक्सिसिटी का ये आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं जो अलर्ट करते हैं स्टाफ नर्स को या कोई भी। तो इंक्रीज एजिटेटेड बिहेवियर, ये नहीं होगा। मार्क इंक्रीज फूड इंटेक, ये भी नहीं होगा। सडन इंक्रीज प्रेशर, ये भी नहीं होगा। एनोरेक्सिया विथ नोजिया वोमिटिंग, राइट आंसर है सी। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, साथ साथ कंफ्यूजन हो सकता है, ट्रिमर हो सकता है, याद रखना है ट्रिमर हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया, ट्रिमर हो गया, नोजिया वोमिटिंग्स वगैरह हो गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और लिथार्जिक हो सकता है, ये व्यक्ति लिथार्जिक हो सकता है, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं जैसे ही लिथियम टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लिथियम पे मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा है, लिथियम में हम सोडियम जो है इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट है अंडरगोन मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट। ठीक है, हैविंग परसिस्टेंट, उसको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इसमें है मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी में है और परसिस्टेंट उसको ब्लीडिंग हो रहा है फ्रॉम सर्जिकल इंसिजन, जहां उसको इंसिजन किया है वहां से, इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, तो विच ड्रग बी एडमिनिस्टर्ड। अब आपको पता है यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं, इसको ब्लड थिनर देंगे आप, क्योंकि हार्ट की सर्जरी आप कर रहे हैं, ब्लड थिनर देंगे, यानी हिपेरिन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब हिपेरिन चल रहा है तो हिपेरिन ज़्यादा होगा, इसीलिए ब्लीडिंग हो रही है, तो फ्लोटिंग आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इसका एंटीडोट। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, एंटीडोट। तो हिपेरिन का एंटीडोट कौन है, प्रोटामिन सल्फेट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ए। और अगर आपकी बात करते हैं वोरल की, ओरल एंटीकोगुलेंट कौन है, वॉरफरीन। ओरल एंटीकोगुलेंट कौन है, वॉरफरीन। तो वॉरफरीन का एंटीडोट कौन रहेगा, तो आपको याद रखना है वॉरफरीन का एंटीडोट कौन है, विटामिन के। कौन है, विटामिन के, याद रखना है, गलत नहीं होना चाहिए यहाँ, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन। और ये हिट हैं, ये आने ही आने क्वेश्चन, कहीं नहीं जाने। एक नर्स जो है वो मॉनिटर करती है इनटेक और आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप ऑक्सीटोसिन यानी पिटोसिन जब किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका इनटेक और आउटपुट आप दोनों मॉनिटर करते हैं। जब आप ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो क्यों करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीटोसिन जो है वो वाटर इंटॉक्सिकेशन कोज करता है, ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादातर पॉपुलर क्वेश्चन इसका ये आता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इनटेक और आउटपुट हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, विच ऑफ दीज पैरामीटर। ठीक है, विच ऑफ दीज पैरामीटर्स शुड बी असेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ इन द न्यूबॉर्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही न्यूबॉर्न हुआ उसकी फर्स्ट मिनट जो लाइफ होती है, यानी जैसे ही डिलीवरी हुई, तो उसके बाद में आप कौन सा पैरामीटर चेक करते हैं, तो आप सभी को पता है अप गार। अप गार 2 बार चेक किया जाता है, पहला किया जाता है 1 मिनट में
सेकेंड टाइम करते हैं 5 मिनट में। आपसे पूछे मोस्ट रिलायबल रीडिंग कौन सी मानी जाएगी, तो आपको याद रखना है सेकेंड टाइम, यानी 5 मिनट पे जो अपन रीडिंग कर रहे हैं ये मोस्ट रिलायबल रीडिंग मानी जाती है या स्कोर माना जाता है। टोटल स्कोर अबगार का कितना होता है, 10 होता है, पर हेड 2 होता है। A4 होता है अपीरियंस, A4 होता है अपीरियंस, ठीक है। P4 होता है पल्स, मैं अबगार को ही क्लियर कर रहा हूँ। G4 होता है ग्राइमेस, ठीक है। A4 होता है एक्टिविटी और R4 होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, नॉट रेस्पिरेटरी रेट। याद रखना है, रेस्पिरेटरी रेट ऑप्शन में जरूर मिलता है, ये नहीं होगा। रेस्पिरेटरी एफर्ट आपका आंसर है। पर हेड 2 स्कोर होते हैं हाईएस्ट, 2 2 2 2 2, ठीक है। टोटल कितना हो गए 10, ठीक है, याद रखना है। अगर 3 से कम है तो कंडीशन सीवियर में आती है, 10 से लेके 8 है तो नॉर्मल है, ठीक है। और 7 से जो 5 के अगर बीच में है तो कंडीशंस मॉडरेट होती है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें कौन आ रहा है, देखिए कलर आ रहा है, रेस्पिरेशन आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। तो क्या ये आंसर है, नहीं है। वेट, लेंथ, हेड सरकमफेरेंस नहीं है, गैस्ट्रेशनल एज नहीं है, कलर है, रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है यानी पल्स रेट आ रही है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, बी है। बाकी रेस्पिरेशन में नहीं है, रेस्पिरेटरी एफर्ट माना जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओबीजी से क्वेश्चन है। एक मदर है जिसको 9 मंथ का बेबी है, प्लानिंग कर रही है वो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है किसके लिए, फीमेल के लिए, याद रखना है, फॉर फीमेल, ठीक है, फॉर फीमेल, जिसमें फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको लिगेट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्यूबेक्टोमी है। व्हाट इज द आइडियल टाइम आपसे पूछा गया है फॉर सर्जरी का, फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो 9 मंथ बेबी अगर है किसी भी लेडी का और वो ट्यूबेक्टोमी करानी चाहती है तो आपको याद रखना है वो कौन सी स्टेज होगी, तो होगी प्रोलिफरेटिव ब्लीडिंग के बाद, यानी ये जो स्टेज है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रोलिफरेटिव फेज उसके लिए आइडियल टाइम है ट्यूबेक्टोमी कराने के लिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग फॉर रेस्पॉन्सिबल ऑफ डेंगू। डेंगू के बारे में मैंने पढ़ा रखा है आपको, डेंगू किसकी वजह से होता है, तो आपको याद रखना है डेंगू होता है एडीज मॉस्किटो, जिसको अपन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा सी, एनोफिलीज से होता है मलेरिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्यूलेक्स से कौन होता है, तो जापानीज एनसेफेलाइटिस, जेई जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, ठीक है। रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग किसी पेशेंट में है, रैपिड और शैलो दोनों ब्रीथिंग जो है अगर किसी पेशेंट में है तो राइट आंसर आपका रहेगा डी। यूपोनिया किसको कहते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन को कहते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। एपनिया किसको कहते हैं, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, सीजेशन ऑफ ब्रीथ यानी ब्रीथ का रुक जाना, ठीक है। और ब्रेडीपनिया किसको कहते हैं, डिक्रीज रेस्पिरेशन, डिक्रीज रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, डिक्रीज रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रेडीपनिया। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, देयर आर ए नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर, फिर से रिस्क फैक्टर पे क्वेश्चन है, एसोसिएट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, सीएडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग, कौन सा ऐसा फॉलोइंग रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाइबल है। देखिए पहले नॉन मॉडिफाइबल का क्वेश्चन है, अब मॉडिफाइबल का है। तो देखिए जेंडर जो है वो मॉडिफाइबल है, नहीं है, मेल है तो मेल ही रहने वाले हैं आप। हेरिडिटी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। एज को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एज जैसी है जैसी रहेगी। ओबिसिटी जो है वो मॉडिफाइबल है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा ए। सी, बी और डी जो ऑप्शन है ये आपके सारे आंसर किसके होंगे, नॉन मॉडिफाइबल के, याद रखना है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं सारे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीएस के क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कब आया है, 2013 में, इज ए न्यू इनिशिएटिव एमिंग एट अर्ली आइडेंटिफिकेशन। इसका जो एम है वो क्या है, जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेना और इंटरवेंशन करना, जल्दी ही एक्शन लेना, ठीक है। किसके ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, फॉर बर्थ थ्रू 18 ईयर्स कवर 4 डीज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आरबीएस के में जो है वो 4 डीज क्या है,
तो आपको याद रखना है RBSK में अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और अर्ली ही उसका इंटरवेंशन किया जाता है, ताकि जो भी चीज़ आपको पता चली है 0 से लेके बर्थ से लेके 18 साल तक के बेबी में, वो आप जल्दी ही रिपोर्ट कर लें। उसी के बेस पे RBSK बनाया गया। ठीक है, तो RBSK में याद रखना है 4D आपसे पूछी जा सकते हैं। 4D कौन सी होती हैं? तो आपको याद रखना है डिफेक्ट्स एट बर्थ, एफिशिएंसी, इजीनेस या डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा? ए, डिफेक्ट एट बर्थ पे। ठीक है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स वगैरह। डिजीज क्या है? डेवलपमेंट डिले है या नहीं है? MR वेमआर का केस तो नहीं है। इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी के साथ में, तो 4D हो गई आपकी। पहला डी ये हो गया है, सेकंड ये हो गया है, थर्ड ये हो गया है, फोर्थ ये हो गया। बाकी बी, डी और सी आपके रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल किन की WHO के स्टैब्लिशमेंट पे मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948। बाकी बार बता चुका हूँ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग वुड ए कॉमन इंडिकेशंस फॉर फिल्ट्रेशन? देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी कॉमन इंडिकेशंस फॉर इनफिल्ट्रेशन क्वेश्चन आया। देखिए, बहुत एग्जाम्स में अब तक मैंने आपको इतने पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं। इनफिल्ट्रेशन जो है IV फ्लूइड का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे भी यही है कि इंडिकेशंस है इनफिल्ट्रेशन का। पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, अगर आपने किसी को IV फ्लूइड दिया है पेरिफेरी में और अगर उसको इनफिल्ट्रेशन हुआ है, यानी सीपेज ऑफ IV फ्लूइड अराउंड द साइट जिसको अपन बोलते हैं, तो क्या साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? तो देखिए, रेडनेस, स्वेलिंग अराउंड द इंसरेशन साइट। तो ये क्या है? ये तो इन्फ्लामेशन है। ये क्या है? इन्फ्लामेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ जाएगा फ्लेबाइटिस। ठीक है, जो कि यहाँ पे पूछा नहीं, आपसे पूछा गया है इनफिल्ट्रेशन, तो डिफिकल्टी ये भी नहीं है। ब्लड रिटर्न तो ये भी नहीं है। कूल स्किन एंड डिस्टल इंसरेशन साइट, मैंने आपको बताया था इनफिल्ट्रेशन में हमेशा स्किन कैसी होती है? कूल होती है। स्वेलिंग देखने को आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन रेडनेस स्वेलिंग के साथ अगर आपको देखने को मिले तो आपको याद रखना है फ्लेबाइटिस, याद रखना है। ठीक है, और अगर इसके साथ में थ्रोम्बस अगर बन जाए, ठीक है, इमूवेबल ब्लड क्लॉट जिसको अपन बोलते हैं, अगर वो बन जाएगा तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, याद रखना है। इमूवेबल है, मूव नहीं करता है वो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 56 है आपका, फोटोथेरेपी। फिर से क्वेश्चन आया है, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो आपको याद रखना है फोटोथेरेपी किसके लिए यूज की जाती है? जॉन्डिस। तो राइट आंसर आपका आएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिमा इज गिवन इन विच पोजीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो इनिमा से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिमा जो है वो कौन सी पोजीशन में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, इनिमा जो है वो अपन रेक्टल में देते हैं, सिग्मोइड कोलन जिससे डायरेक्टली विजुअलाइज हो। तो लेफ्ट लेटरल जो है ये पोजीशन यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगी। तो इनिमा के केस में हमेशा आपको याद रखना है लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है, और प्रिवेंशन फॉर एस्पिरेशन के लिए भी यही पोजीशन दी जाती है। प्रिवेंशन फॉर एस्पिरेशन। ठीक है, प्रिवेंशन फॉर एस्पिरेशन, अगर आपको कोई कैंडिडेट जिसको एस्पिरेशन से आपको बचाना है तो आप उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही दे सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनिमा में आपको याद रखना है दो टाइप के मेन इनिमा होते हैं, एक तो सिंपल इवाक्वेंट होता है और एक होता है रिटेंड। ठीक है, इवाक्वेंट वो होते हैं जो मतलब मेडिकेटेड पर्पज की वजह से यूज होते हैं। रिटेंड का मतलब होता है उन्हें टाइम लगता है, यानी बॉडी में रिटेंड करते हैं वो, इस तरह के इनेमा देखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेडिएशन थेरेपी है, यानी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर का पेशेंट है, प्रोस्टेट का कैंसर है, उसको रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं। तो जो रेडिएशन थेरेपी है वो ब्लेडर में इरिटेबिलिटी कोज करती है। ठीक है, जैसे आप रेडिएशन थेरेपी देंगे तो इस आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ब्लेडर का इरिटेशन हो रहा है उसका क्या साइन है, जो आपको पता चलना है, कॉम्प्लिकेशंस आपको बताना है। यानी प्रोस्टेट का कैंसर है और उस व्यक्ति को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। ठीक है, अब प्रोस्टेट का कैंसर है, रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है वो ब्लेडर पे भी पड़ेगा। ब्लेडर से इम्पैक्ट जो पड़ रहा है तो ब्लेडर इरिटेट हो रहा है, ब्लेडर इरिटेट होने की वजह से कौन सा साइन आपको देखने को मिलेगा ये आपको बताना है।
तो आपको याद रखना है ए आपका राइट आंसर हो गया। यानी डिस्यूरिया, डिस्यूरिया बोलते हैं अपन पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, याद रखना है। या फिर आप बोल सकते हो डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सून आफ्टर एक क्वेश्चन है जिसमें सून आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए पेशेंट, यानी एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है उस हॉस्पिटल में, हेड इंजरी उसको हुई है, तो टेम्परेचर उसका जो है वो 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी 39 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है सजेस्टेड इंजरी कहाँ हुई है, तो आपको पता है टेम्परेचर रेगुलेटर कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। देखिए, फॉलोइंग सर्जरी यानी सर्जरी के बाद रिपेयर ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया जो है उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद नर्स को एस्टाब्लिश करना है पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड इंटेक, ऑपरेशन के बाद जो फ्लूइड इंटेक देना है वो, तो उसका गोल जो है नर्स को डिसाइड करना उस पेशेंट के लिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आउटपुट क्या रहेगा या अमाउंट क्या रहेगा फ्लूइड का। तो आपको याद रखना है इंग्वाइनल हर्निया के लिए जो आउटपुट अपन डिसाइड करते हैं वो होता है 2000 से 3000 ml पर डे, यानी राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, बीटी का क्वेश्चन है, शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ है मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट आपको देनी है फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। तो आपको याद रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दो चीजें आपको याद रखनी है दो चीजें याद रखनी होती है, एक तो जब अपन ब्लड स्टार्ट करते हैं तो 10 ड्रॉप्स चलनी चाहिए, और ये 10 ड्रॉप्स कौन सी है, मैक्रो, याद रखना है मैक्रो 10 ड्रॉप्स चलनी चाहिए स्टार्टिंग के 15 मिनट्स, देन आफ्टर आप 25 से 30 ड्रॉप्स स्टार्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया है होल ब्लड और आरबीसी 4 आवर तक जानी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए राइट आंसर आपका रहेगा बी, 20 ड्रॉप्स 10 मिनट तक आपको स्टार्टिंग में देनी है, ताकि आप कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन अगर होती है, कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो आप उसको इमीडिएटली क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड से रिलेटेड, अगर आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे ओवरलोड हो रहा है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो, आयरन ओवरलोड हो, या फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शंस वगैरह हो, तो आपको तुरंत ही इस जो ट्रांसफ्यूजन है उसको क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और मोर देन अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है पेशेंट का तो उसको बीटी अपन कभी भी नहीं देते हैं, डिले करते हैं, याद रखना है, ठीक है। और ब्लड बैंक से और पेशेंट तक के बीच में, अगर ब्लड बैंक से आपको रिसीव हो गया है ब्लड यूनिट और पेशेंट को अगर आपको यूनिट चढ़ाना है तो मिनिमम ड्यूरेशन आपके पास 30 मिनट होता है, इस मिनट ड्यूरेशन में आपको ब्लड यूनिट चढ़ा ही देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सारी एनाफाइलेटिक रिएक्शंस की जितनी भी drugs हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, लाइक डेट स्टेरॉइड होना चाहिए, एट्रोपिन वगैरह होने, एड्रेनलिन वगैरह होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग आईएम इंजेक्शन टू ए इन्फेंट द नर्स शुड यूज विच साइड, देखिए क्वेश्चंस पॉपुलर हैं, अगर इन्फेंट हो या चिल्ड्रन हो जिसको आईएम इंजेक्शन आपको देना है तो कौन सी साइड पे देते हैं, तो याद रखना है आपको वेस्टर्स लैटरलिस पे देते हैं, राइट आंसर यहाँ पे डी रहेगा, याद रखना है। वेंट्रोग्लूटियल कभी भी नहीं देते हैं, नर्व इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, नर्व इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये साइट कभी भी यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोफाइलेक्टिक डोज पूछी गई है फोलिक एसिड प्रेगनेंसी की, मैंने आपको पढ़ा रखा है, फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 वीक का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन जो बेबी है वो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और कब होता है 3 to 4 वीक में, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन के लिए फोलिक एसिड जिम्मेदार होती है, तो उस आपको याद रखना है जैसे ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग स्टार्ट करता है कपल, तब से ही फोलिक एसिड स्टार्ट की जाती है, और जो ये दिया हुआ है डोज का अमाउंट 500 माइक्रोग्राम वो राइट आंसर है ना, देना चाहिए। और इसके लिए रिच फूड भी मैंने क्वेश्चन बता रखा है आपको, स्पाइनस जो आपसे पूछा गया था पहले, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोनेट जो है वो एवरेज वेट गेन कितना करता है पर डे में, तो आपको याद रखना है 25 से 30 ग्राम जो है वो पर डे में नियोनेट जो है वेट गेन करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 100 ml जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखना है 70 किलो कैलोरी, याद रखना है। विच विटामिन डेफिशिएंसी अकर्स इन पेशेंट टेकिंग फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एटीटी का, एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती हैं फर्स्ट लाइन की, उनमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो आपको याद रखना है पायरोडोक्सिन यानी विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 याद रखना है, नियासिन विटामिन B3 है, और थायमिन जो है वो विटामिन B1 है।
और जब आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं, वो क्वेश्चन आगे आने वाला है, इस पेपर में रखा भी गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पायरोडॉक्सिन जो है उसकी कमी हो जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग, देखिए शॉक का क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है हर पेपर में और पॉपुलर है। कौन से टाइप का शॉक है जिसमें वार्म, यहाँ क्वेश्चन है आपका वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज है, यानी अगर आप पेरिफेरी को चेक करेंगे तो आपको पता है कार्डियोजेनिक हो, हाइपोवोलेमिक हो या एनाफाइलेटिक हो या सेप्टिक हो, सब में आपको कूल स्किन दिखाई देती है। कूल स्किन आपको क्या होती है, फील होती है, मैंने आपको बताया था कूल स्किन फील होती है और लास्ट में आपको टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। लेकिन एक न्यूरोजेनिक शॉक जो है बी, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट है, न्यूरोजेनिक में आपको एक तो वार्म स्किन देखने को मिलेगी, वार्म स्किन आपको फील होती है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है हार्ट रेट जो है वो यहाँ पे डाउन देखी जाती है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डाउन देखी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया होता है न्यूरोजेनिक शॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फिर से क्वेश्चन एंटी ट्यूबरकल का है, यहाँ मैं आपको समझा दूंगा। एंटी ट्यूबरकल ड्रग पूछी गई है, वो कौन सी ड्रग है जो पेशेंट को नॉन इन्फेक्टिव अर्लीस्ट करती है। तो आपको याद रखना है नॉन इन्फेक्टिव जो है वो अर्लीस्ट जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है एटीटी, ठीक है, जो एक नॉन इन्फेक्टिव करती है, तो आपको याद रखना है वो है आइसोनाजाइड, यानी आपका आंसर यहाँ पे रहेगा ए, ठीक है। बात करें रिफाम्सिन, रिफाम्सिन से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है ऑरेंज कलर का यूरिन जो है ये कर देती है। जैसे ही रिफाम्सिन की टेबलेट पेशेंट लेना स्टार्ट करता है तो आपको बोलना होता है, इंस्ट्रक्ट करना होता है कि आपका यूरिन का कलर ऑरेंज कलर का हो जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। पायराजिनामाइड, देखिए क्वेश्चन है, पायराजिनामाइड जब आप लेते हैं तो विटामिन B6 की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं, ये आपको याद रखना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचने के लिए ही आपको विटामिन B6 जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। इथाम्ब्यूटोल जो है वो आपको याद रखना है ओटोटॉक्सिसिटी होती है, तो आई को इफेक्ट करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन पूछा है, यानी प्लेसेंटा से बेबी में अगर कौन सा टाइप का हेपेटाइटिस है जो ट्रांसफर होता है, तो आपको याद रखना है बी यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ए और ई मैंने आपको बताया फीको-ओरल रूट से होता है, और सी जो है वो पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एक नर्स है जो मॉनिटर करती है इनटेक और आउटपुट को ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द डर। अब फिर से क्वेश्चन आया है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है इनटेक आउटपुट के दौरान, तो मॉनिटर क्या करेगी, तो ऑक्सीटोसिन जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी पेशेंट में, तो आपको याद रखना है ये वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है वो क्रिएट करती है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 साल का बेबी है, ठीक है, जिसकी केयरिंग एक नर्स कर रही है, एडमिशन बर्न यूनिट में हुआ है उसका, वन असेसमेंट पैरामीटर दैट विल इंडिकेट द चाइल्ड हैज एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मैंने आपको पढ़ा रखा है बर्न के बारे में। बर्न में आपको याद रखना है स्टार्टिंग के जो 48 आवर्स होते हैं इस पे आपको ध्यान रखना होता है, फ्लूइड स्टेटस पे याद रखना है, क्योंकि कैंडिडेट हाइपोवोलेमिया में रहता है। और नेक्स्ट के जो 48 आवर्स के बाद नेक्स्ट जो 48 सॉरी आफ्टर, आफ्टर लिख लीजिए 1 मिनट, आफ्टर 48 आवर्स आपका जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी इन्फेक्शन से, जो कैंडिडेट होता है उसको क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो बर्न के केस में 48 आवर्स में आपको फ्लूइड स्टेटस अगर आपको पता करना है कि भैया हम जो फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को वो एडिक्वेट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कौन सा साइन है जो देखना पड़ेगा, तो इंक्रीज हेमेटोक्रीट गलत है, नो कंप्लेंट थ्रस्ट ये भी ठीक नहीं है, यूरिन आउटपुट 30 ml बिल्कुल सही है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट जो है वो कितना होना चाहिए 30 ml पर हावर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पार्कलैंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं फ्लूइड स्टेटस के लिए और ग्रुप भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्कलैंड स्टार्टिंग में किया जाता है 24 आवर्स के लिए, देन उसके बाद ग्रुप का किया जाता है। विच नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल व्हेन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस एंटरल फीडिंग, यानी आप दे रहे हैं एनजी फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, और यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइप की फीडिंग दी जा रही है, ठीक है। एक होती है सबसीक्वेंट, फ्रीक्वेंट या इंटरवल वाली, ये है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जब आप किसी को इंटरवल फीडिंग दे रहे हैं तो बंदे की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है।
और यहाँ पे नथिंग एक्शन वही बात है, पोजीशन पे क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन है तो एलिवेट हेड ऑफ बेड रखना है आपको, कंटिन्यूअस पोजीशन लेफ्ट साइड नहीं करते हैं। वार्मिंग फॉर्मूला बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ये भी गलत है। हैंगिंग द फॉर्मूला 8 आवर्स इन द बिगिनिंग मॉर्निंग से भी गलत है। एलिवेट द हेड ऑफ बेड ये सही आंसर है। जो HOB है वो हमेशा आपका एलिवेट होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस आप दे रहे हैं इसलिए, कंटिन्यूअस आप दे रहे हैं इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और जब NG आप डालते हैं तब भी हाई पॉपुलर पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। जब आप NG डाल रहे हैं पेशेंट के अंदर, राइट ट्यूब डाल रहे हैं तो भी हाई पॉपुलर पोजीशन देनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक पेशेंट है, पीडियाट्रिक पेशेंट है, ठीक है। हैज बीन डायग्नोस्ड विथ लैरिंजियल स्पाज्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैरिंग्स जो है वो स्पाज्म कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इरेगुलर। अपॉन अस्कल्टेशन, जब आप अस्कल्ट करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा तो लंग्स की फील्ड में कौन सा एक्सपेक्ट करेगी नर्स, वो साउंड जो ब्रीथ साउंड होगा, ठीक है। तो नर्स स्टेथोस्कोप के द्वारा जब लैरिंजियल स्पाज्म हो रहा है तो अस्कल्ट करती है स्टेथोस्कोप की मदद से, तो कौन सा साइन आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो, नैरोविंग होंगे या स्पाज्मोडिक मूवमेंट होंगे तो आपको याद रखना है दो ही साउंड होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका स्ट्रोइडर और एक होता है वीज। अब यहाँ पे बात हो रही है लैरिंजियल स्पाज्म की, तो स्पाज्म में आपको चांसेस बढ़ते हैं स्ट्रोइडर के, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। अगर नैरो हो जाता है एयरवो तो आपका आंसर रहता है डी। और रोंकी और क्रेकल्स दोनों जब होते हैं, जब कलेक्शन होता है किसका, फ्लूइड का, कलेक्शन होता है किसका, फ्लूइड का, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द रेक्टम, रेक्टम के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रोक्टोस्कोप, याद रखना है या प्रोक्टोस्कोप। तो राइट आंसर यहाँ पे बी रहेगा। ऑप्थेल्मोस्कोप आई के लिए किया जाता है, ऑन्टोस्कोप जो है वो ईयर के लिए किया जाएगा, और एंडोस्कोप जो है वो GI के लिए किया जाएगा। फिर है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड इज यूज फॉर टेस्टिंग यूरिन, यूरिन में एसिटिक एसिड को अगर आपको चेक करना है तो आप कौन सी चीज, किस चीज के लिए एसिटिक एसिड यूज करते हैं, यूरिन टेस्टिंग में लिए। तो यूरिन टेस्टिंग के लिए एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं किसके लिए, पता करने के लिए, एल्ब्यूमिन, याद रखना है एल्ब्यूमिन, सी इज द राइट आंसर। शुगर के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, याद रखना है। और बाइल साल्ट के लिए कौन सा करते हैं, ए टेस्ट करते हैं। और बाइल पिगमेंट के लिए हम कौन सा करते हैं, बाइल पिगमेंट के लिए हम कौन सा करते हैं, तो आपको याद रखना है स्मिथ टेस्ट करते हैं, कौन सा करते हैं, स्मिथ टेस्ट, ठीक है, स्मिथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आपसे पूछा गया है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग एम्पुटेशन, एम्पुटेशन जब किसी भी एक्सट्रीमिटीज को कट कर दिया जाता है तो उसके बाद 24 आवर्स में कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आपको याद रखना है कौन सा रहता है, हेमरेज, याद रखना है सी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एम्पुटेशन मैंने बताया भी है, जब भी किसी भी एक्सट्रीमिटीज का आप एम्पुटेशन करें तो उसको हमेशा एलिवेट करना चाहिए, किस एलिवेट करना चाहिए, ताकि आप इडिमा से क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ड्रेनेज होता रहेगा फ्लूइड, ठीक है, ड्रेनेज होता रहेगा क्या, फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड ड्रेनेज होता रहेगा तो इडिमा नहीं होगा, इसलिए एलिवेट रखते हैं, हमेशा याद रखना है जिस भी एक्सट्रीमिटी का एम्पुटेशन हुआ है उस पार्ट को। नेक्स्ट है ट्रैक्शन से क्वेश्चन, बक एक्सटेंशन जो है वो कौन से टाइप का है, तो आपको याद रखना है स्किन ट्रैक्शन है, याद रखना है बक एक्सटेंशन, ठीक है। ये फ्रैक्चर से क्वेश्चन है। स्किन ग्राफ्टिंग की बात करूँ तो ये ज़्यादातर बर्न के केस में यूज होता है, ये आपको याद रखना है, बर्न के केस में यूज होता है, जिसमें ऑटोग्राफ्ट होता है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब खुद की स्किन लेनी होती है, एलोग्राफ्ट का मतलब दूसरे की लेनी होती है, स्पीसीज सेम होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। एक होती है जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट का मतलब है एक इंसान है जिस पे स्किन किसकी चढ़ने वाली, मतलब अप्लाई करेंगे एनिमल की स्किन लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये होता है जीनोग्राफ्ट, ठीक है। और एक होता है आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट में आपको याद रखना है ट्विंस होते हैं, ठीक है, ट्विंस यानी आइडेंटिकल ट्विंस की होती है, जैसे मैं और मेरा अगर कोई भाई है जो ट्विंस है तो उसकी स्किन से मेरी स्किन अगर ग्राफ्टिंग हो रही है तो वो आइसोग्राफ्ट कहलाती है। ओटो का मतलब खुद की ही स्किन होती है, एलो का मतलब खुद की नहीं होती किसी और की होती है, लेकिन इंसान होना चाहिए। और जीनो का मतलब किसी एनिमल की स्किन लगाई जाए। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, स्केलेटल जो है वो स्केलेटल ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये बात अब जैसे रूसेल्स वगैरह ट्रैक्शन होते हैं वो तरह के। नेक्स्ट देखिए, डिजनरेटिव डिजीज है ब्रेन की जो एसोसिएट है लीवर फेल्योर से, तो याद रखना है लीवर फेल्योर से
डीजनरेटिव ब्रेन की कौन सी डिजीज होती है, तो आपको याद रखना है हिपेटिक कोमा। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी। एफटीसीमिया बोलते हैं, ब्लड इन्फेक्शन को बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और डायबिटिक कोमा जो है वो डायबिटीज के वजह से होगी। बिल्रुबिन एन्सेफेलोपैथी पूछा गया है आपसे, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑन इनडायरेक्ट बिल्रुबिन, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन जो इससे ज़्यादा बढ़ जाए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्रेन में क्या करेगा, डिजनरेशन करेगा और एन्सेफेलोपैथी कोज करेगा। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, जो बेसल गैंग्लिया को भी क्या कर देती है, जो नियोनेटल पीरियड होता है उसकी बेसल गैंग्लिया को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो आपको याद रखना है ये प्रॉब्लम क्या है, ये है कर्निक टेरिस। याद रखना है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कर्निक टेरिस बोलते हैं। कर्निंग साइन मैंने आपको बता रखा है, मेनिंजाइटिस में देखा जाएगा, जॉन्डिस जो है वो कमला है। और स्टेटस एपिलेप्टिक्स का मतलब हो गया एपिलेप्सी जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस रहे। एपिलेप्सी जो है 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस रहे उसको बोलते हैं अपन स्टेटस एपिलेप्टिक्स। ठीक है, लगातार एपिलेप्सी आती रहे। नेक्स्ट देखिए, लीवर एंजाइम विच कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल बिलिरुबिन। कौन सा लीवर एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है लिपिड को सोल्यूबल बिलिरुबिन में, तो आपको याद रखना है ग्लूकोराइन ट्रांसफरेज। ठीक है, तो आंसर है आपका सी, ग्लूकोरिनाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है लीवर का, वो लिपिड को सोल्यूबल बिलिरुबिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये बात आपको बराबर। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पैरालिसिस पे मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। पैरालिसिस यहाँ पे आपसे पूछा है लोअर हाफ टोर्सो का, यानी ये जो व्यक्ति होता है, ठीक है, ये इसकी चेस्ट है और ये इसके क्या हो गए, जैसे फिट्स बना दिया मैंने। तो अगर इस साइड का हाफ, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, हेमीप्लेजिया। ठीक है, अगर वन साइड पैरालिसिस हो, हाफ साइड कोई सी भी हो, राइट या लेफ्ट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये तो आपका टोर्सो है, इसके नीचे का पार्ट क्या हो गया है, पैरालिसिस। देखिए टोर्सो का और बोथ लेग ये पैरालिसिस हुआ है, तो इसको बोलते हैं अपन पैराप्लेजिया। तो राइट आंसर आपका सी। हेमीप्लेजिया मैंने आपको बता दिया हाफ साइड, क्वाड्रीप्लेजिया यानी फुल हो गया है, बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फुल पैरालिसिस हो जाए बॉडी तो उसको क्वाड्रीप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो एसोसिएट होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स इन द स्टेट। तो स्टेट्स में जो नर्सेज होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। याद रखना है आपको। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप्स को किसने खोजा है, तो ब्लड ग्रुप्स को किसने खोजा है, तो आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप को खोजने वाला कौन है, तो आपको याद रखना है कॉल एंड स्टेनर। ठीक है, कॉल एंड स्टेनर। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। रॉबर्ट कोच किस पे आता है, टीबी पे। ठीक है, आपको याद रखना है ट्यूबर बेसिलस जो है वो किसने खोजा था, तो रॉबर्ट कोच ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला पूछा है। देखिए किसी, ये मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, करेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे सेंटीग्रेड की फारेनहाइट। तो आपको याद रखना है सी बराबर F-32 मल्टीप्लाई 5/9। अगर ये तो हो गया, सी निकालना है तो एफ निकालना है, तो आपको याद रखना है एफ निकालना है, तो आपको याद रखना है सी प्लस करना है आपको 32 से, मल्टीप्लाई करना है 9/5 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका देख लीजिए यहाँ है एफ बराबर सी मल्टीप्लाई 9/5 प्लस करना है 32। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, एक फॉर्मूला आपका याद रह जाएगा, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार का बीएमसी का एग्जाम आपका होगा आपकी बार भी। आपको याद रखना है 70 जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बीएमसी में। और आईकेडीआरसी के जो प्रीवियस मैंने पेपर देखे हैं, एएनएस का भी देखा है, डीएनएस का भी देखा है, एनएस का भी देखा है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है कि 75 आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही लेवल के रहेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे, ज़्यादा ईजी भी नहीं रहेंगे। तो आपको मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी बता रखी है, और मैं आपको यस्टरडे जो टुमारो है 16 दिसंबर को मैं एक वीडियो शूट करूँगा, उसमें आपको पूरे तरीके से हम सेपरेटली आपको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक आप वेट कर लीजिए और इस पेपर को एंजॉय कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिश्यू रिएक्शंस आपसे पूछी गई है। हाईएस्ट विथ विच ऑफ फॉलोइंग
सूचरिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज है, पूछा गया है कि कौन सा सूचर मटेरियल है जिसके साथ टिश्यू रिएक्शन हाईएस्ट होती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिश्यू रिएक्शन जो है वो हाईएस्ट जो आपको देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना है राइट आंसर आपका रहेगा प्लेन कैटगेट। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ए नाइलॉन, क्रोमिक कैटगेट और विक्राइल जो है ये लीस्ट टिश्यू रिएक्शन करते हैं, ये आपको याद रखना है। लीस्ट टिश्यू रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, प्लेन कैटगेट जो है वो मोनोफिलामेंट एब्जॉर्बल सूचर है। हेवर्सियन कैनाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेवर्सियन कैनाल जो है वो आर फाउंड इन, तो हेवर्सियन कैनाल कौन सी जगह प्रेजेंट होती है, तो आपको याद रखना है बोन में। ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग फोंटानेल इन चाइल्ड विच फर्स्ट क्लोज, देखिए क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, फोंटानेल कितने होते हैं, 2 होते हैं, वैसे टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और एंटीनियर फोंटानेल होता है एक, पोस्टीरियर, ज्यादातर एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है वो आपका रहेगा और जो है, ठीक है, तो पोस्टीरियर तो कहाँ होता है, ऑक्सीपुट, यानी पीछे की तरफ होता है ये तो, ऑक्सीपुट की तरफ, और एंटीरियर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले कौन क्लोज होता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीपुटल जो है वो पहले क्लोज होता है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पोस्टीरियर फोंटानेल। ठीक है, पोस्टीरियर फोंटानेल है वो सबसे पहले क्लोज हो जाता है। ठीक है, 6 वीक में। ठीक है, और जो एंटीरियर फोंटानेल है ये होता है आपका 18 मंथ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1.5 साल में। ठीक, पोस्टीरियर फ्रंटल को अपन लैम्बडा कहते हैं और एंटीरियर पोस्ट फोंटानेल को अपन ब्रेगमा कहते हैं, याद आपको याद रखना है ब्रेगमा। ये डायमंड शेप का होता है, एंटीरियर जो है वो डायमंड शेप का होगा, और जो पोस्टीरियर है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 सूचर्स लाइन होती हैं और यहाँ पे 4 सूचर्स लाइन होती हैं, ये आपको याद रखना है। एंटीरियर में 4 सूचर्स लाइन होती है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा कंसंट्रेशन है जो सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस फ्लूइड में जिसको टर्म दिया गया है आइसोटोनिक, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आइसोटोनिक देख लीजिए। तो देखिए बी ऑप्शन जो है ये तो है हाइपोटोनिक का, बी जो है वो है हाइपोटोनिक का, और जो डी है आपका 0.9% जो है ये है आइसोटोनिक। ठीक है, इसके साथ अलावा मैंने आपको बताया है ओरल है, D5W है, डेक्सट्रोज 5%, ये भी आइसोटोनिक में काउंट होता है। नेक्स्ट देखिए, वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म, जब आप अपर आर्म का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो चेस्ट पीस जो है स्टेथोस्कोप का यानी डायफ्राम, वो कहाँ पे आप रखेंगे, प्लेस ओवर विच ऑफ फॉलोइंग आर्टरी, तो आप सभी को पता है वो कहाँ रखी जाती है, ब्रेकियल में। जब आप अपर आर्म का बीपी कफ बांध रखे हैं और वहां से बीपी आप मेजर कर रहे हैं तो ब्रेकियल पे चेस्ट पीस डायफ्राम रखा जाता है, अपर पीस को क्या बोलते हैं, बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोव व्हाट द बॉडी टेम्परेचर द टर्म हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया होगा तो आप क्या रखेंगे, तो आपको याद रखना है 105 डिग्री से अगर ज़्यादा का टेम्परेचर है वो टर्म कहलाता है आपका हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाइपर पायरेक्सिया हो या हाइपरथर्मिया हो, दोनों एक ही चीज़ है, थर्मिया और पायरेक्सिया दोनों टर्म एक ही होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द फिनोटाइप्स ऑफ, ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, पेरेंट्स अगर आपके बी हैं और ए बी है, यानी मान के चलिए पेरेंट्स यानी मदर चाहे बी की हो फादर ए बी के हों, तो कौन सी ब्लड ग्रुप का जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो नॉट नहीं बनेगा। तो आपको पता है ए बी है तो ए कब बन सकता है, ए बी का भी बन सकता है, बी का बन सकता है, लेकिन ओ का बनेगा नहीं बनेगा, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओ होता दोनों में से एक तो फिर आपके ऑफ स्प्रिंग में 2 ओ बन सकते थे। ठीक है, ओ बनने के चांसेस फिर बन सकते थे। सीक्रेशन ऑफ मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड, यानी मदर ब्रेस्ट से क्या सीक्रेट होता है फॉलोइंग डिलीवरी के बाद, तो मिल्क सीक्रेट होता है, कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल, याद रखना है। फर्स्ट जो मिल्क होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। और लोकिया क्या होता है, पोस्टपार्टम वेजाइनल सीक्रेशन, जो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होता है, रुब्रा अल्बा और सॉरी रुब्रा सिरोसा और अल्बा, याद रखना है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, विच एब्डोमिनल ग्रिप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लियोपोल्ड मैनवर से, इनको बोलते हैं लियोपोल्ड मैनवर। ठीक है, लियोपोल्ड मैनवर कितनी होती है, ये 4 होती हैं। यूज टू असेस, आपको असेस करनी है डिसेंट ऑफ हेड, यानी डिसेंट ऑफ हेड, हेड की मूवमेंट, जो नीचे की तरफ जब हेड
आता है पेल्विक कैविटी में, वो मूवमेंट होती है डिसेंट। तो इन ए प्रेग्नेंट वुमन, तो प्रेग्नेंट वुमन में जब बेबी का हेड जो डिसेंट होता है नीचे की तरफ, तो वो कौन सी एब्डोमिनल ग्रिप है जिससे आप पता कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए फंडल से आप क्या पता कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन पता कर सकते हैं। फंडल से आप क्या पता कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन। लेटरल से आप क्या पता कर सकते हैं, लाई, जिसको अपन अम्बलाइकल ग्रिप भी बोलते हैं, अम्बलाइकल ग्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी थर्ड, जो लियोपोल्ड मैनुअल है, जिसको अपन पेल्विक टू ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। थर्ड को, थर्ड से आप क्या पता कर सकते हैं, डिसेंट, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। और यहाँ पे जो पेल्विक वन, इसका मतलब हो गया ये फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल है, ठीक है। फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल है, जहाँ से आप एंगेजमेंट भी पता कर सकते हैं, फिंगर की फ्लेक्शन वगैरह मूवमेंट भी पता कर सकते हैं, ये तब होती है। तो ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of following medicine is useful in the treatment of organophosphorus poisoning। कौन सी मेडिसिन है जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजनिंग होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट में यूज होती है, यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरिक पॉइजनिंग हो रखी है, आपको देना है अब एंटीडोट, ठीक है। तो कौन सी देंगे, तो आपको याद रखना है एट्रोपिन, याद रखना है आपको बस। एट्रोपिन जो है वो अपन यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरिक पॉइजनिंग में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, और अगर आपसे पूछें कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है तो क्या ट्रीटमेंट है, तो आपको याद रखना है 100% O2 प्रोवाइड। ये आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है, याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, और रेड बीफी टंग भी देखने को मिलती है इसमें, रेड बीफी टंग, ठीक है, ये साइन भी आपको पूछा जाए तो याद रखना है, रेड बीफी टंग देखने को मिलती है। इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थायराइड जो ग्लैंड होती है, वो थायराइड जो हार्मोन होते हैं उनके सीक्रेशंस कम हो जाते हैं, कंडीशंस को बोलता है हाइपोथायराइडिज्म। और इसमें मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का कम हो जाएगा, व्यक्ति आपको ओबेस देखने को मिलता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इंक्रीज, कौन सी चीज है जो इंक्रीज हो जाएगी हाइपोथायराइडिज्म में, तो आपको पता है T3 और T4 दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, दोनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। और ये डिक्रीज होंगे तो कौन बढ़ेगा, TSH बढ़ जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, जब भी आपको ARF CRF के केस होते हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर या CRF का जो केस होता है, उसमें हेमोडायलिसिस यूज की जाती है ताकि ब्लड को फिल्टर किया जा सके, ठीक है। तो हेमोडायलिसिस किया जा रहा है, यहाँ पे आपको कौन सी ड्रग है जो इस्तेमाल करनी होती है, किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए। तो आपको पता है यहाँ पे आप कौन सी दवाई यूज करेंगे, मेडिसिन कौन सी यूज करते हैं, तो हिपेरिन, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए प्रोटामीन सल्फेट, जो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये इसकी एंटीडोट होती है, याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर है, ओके। इंसुलिन भी होना चाहिए, सब चीज़ मिक्स करते हैं, ग्लूकोज भी मिक्स करते हैं ताकि हाइपरग्लाइसेमिया में हो तो आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो देखिए ये क्वेश्चन किस पे है, असेंशियल अमाइनो एसिड पे है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो नॉट में आपको याद रखना है एलानिन, एलानिन जो है वो असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, बाकी सारे हैं, थ्योनिन है, अर्जिनिन है, ट्रिप्टोफेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग प्रोवाइड रिलीफ एंजाइटी और डिक्रीज बोथ प्रीलोड और आफ्टर लोड। ऐसी कौन सी ड्रग है जो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए दी जाती है, जो डिक्रीज करती है प्रीलोड और आफ्टर लोड को, ठीक है, ये कार्डियक के फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कौन सी वो टैबलेट होती है जो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए दी जाती है और जो प्रीलोड और आफ्टर लोड को भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो आपको याद रखना है मोर्फिन सल्फेट, मोर्फिन सल्फेट। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, बी, ठीक है। फुसामाइड क्या है, लासिक्स है, और लासिक्स क्या है, लूप डायरेटिक्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प फॉर टिश्यू रिपेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है न्यूट्रिएंट्स पे, ठीक है, तो टिश्यू रिपेयर के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आपको आंसर देना है प्रोटीन, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वुंड हीलिंग का, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वुंड हीलिंग का, तो वुंड हीलिंग में कौन सा देते हैं, तो आपको याद रखना है विटामिन सी देते हैं, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और आयरन अगर आप दे रहे हैं
अगर आप आयरन दे रहे हैं तो भी आपको याद रखना है, आयरन में मिल्क कंटेंट कभी भी नहीं देता है साथ में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विटामिन सी उसके साथ में दी जाती है, जैसे आपको पता होगा ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस वगैरह देना चाहिए। आयरन अगर आप कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके लिए बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट हैज प्रिस्क्रिप्शन फॉर कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड जो है वो यूज करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन किया गया है न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टोमक एसिड को, एसिड यानी हाइड्रोक्लोराइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंपाउंड है वो प्रेस्क्राइब किए गए हैं किसी पेशेंट को। अब आपको ये बताना है कि नर्स क्या असेस करेगी उस व्यक्ति में, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो पेरिस्टालसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के पेपर का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट इंटरवेंशन आपको पूछा गया है किस चीज के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। डायट्री कॉम्प्लियंस है, एक पेशेंट है जिसको बुलिमिया हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईटिंग डिसऑर्डर का क्वेश्चन है। और ईटिंग डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ा रखा है, दो हैं, एक तो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक तो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। आपसे क्वेश्चन पूछा है बुलिमिया पे, बुलिमिया का पेशेंट आपको पता है बिंज ईटिंग यानी ज्यादा खाना खाता है, देन उसके बाद वो मिरर में जब अपने आप को देखता है तो उसको ओबेसिटी लगती है एंड देन वो वॉशरूम में जाता है एंड इंड्यूस वॉमिटिंग करता है। तो आपको याद रखना है ऐसे पेशेंट में आपको ऑब्जर्विंग करना होता है उस पेशेंट को हर फॉर 1-2 आवर्स आफ्टर मील, यानी जैसे उसने खाना खा लिया है उसके 2 घंटे बाद या फिर खाना खाने के बाद ही आपको उसको हमेशा ऑब्जर्व करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, प्राइवेसी तो दोनों में ही नहीं देते हैं, ना तो आप एनोरेक्सिया में देंगे ना ही आप बुलिमिया में देंगे, याद रखना है, ठीक है, ना ही बुलिमिया में देंगे ना ही एनोरेक्सिया में देंगे, प्राइवेसी कभी नहीं देते हैं। प्राइवेसी अगर आप दोगे तो कभी भी खाना नहीं खाएगा। और एक केस और आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जो मैंने आपको बता रखा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही न्यूट्रिशंस को लेते नहीं है, खाना खाएंगे नहीं तो न्यूट्रिशन बॉडी का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस बहुत फेस होगा। प्रायोरिटी पे आपका आंसर रहना चाहिए, प्रायोरिटी पे आप किसको ट्रीट करोगे, पहले इसी को ट्रीट करोगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं, आप सभी का वीडियो वॉच करने के लिए स्पेशली थैंक यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपका जो लास्ट वीडियो के एंड में जो मेरी आपकी सभी लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, कल आप सभी लोग वाइटल नर्सिंग एकेडमी की वो वीडियो जरूर देखें जिसमें मैं और मेरे टीम मेंबर्स जो हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो आपको एडवाइस देंगे IKDRC और VMC का पेपर आप किस प्रकार से हैंडल करें, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेंड करना है, कौन से नहीं करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है 1.5 घंटे को जो आपको मिला है VMC में, और IKDRC में जो आपको 120 मिनट मिलेंगे उनको आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। उम्मीद करता हूँ कि जो अब तक आपको मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। ये आज आपका सेशन का लास्ट पेपर है, इसके बाद कल आपको वो वीडियो मिलेगी। देन 17 दिसंबर को हम एज सुन एज VMC और IKDRC स्टाफ नर्स के पेपर को विद सॉल्यूशंस के साथ यहाँ वीडियो पोस्ट करेंगे, जिससे वीडियो को आप देख लेना है और आपके आंसर्स क्लेरिफाई करके आपको कमेंट्स में भी करना है कि किसके कितने आंसर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, कितने आंसर आपने गेन किया है, कितना स्कोर आपका रहा है, ठीक है। तो उससे क्या है हमें आइडिया लग जाएगा। एंड आशा करता हूँ कि जो आपको वीडियो यहाँ से आप जितनी वीडियो आपने देखी है, मैंने बोला भी था आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर आप देख लीजिए, अभी भी वक्त है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और ये जितने पेपर्स आपके अभी तक मैंने सॉल्व करवाए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, नई उम्मीद के साथ, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।